भारतीय बाजारों के हफ्ते की दमदार शुरुआत के आसार, एसएक्स निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ तेजी के साथ। तो आइए कहां होगी शुरुआत, क्या होगा आज का पूरा एक्शन और नतीजों का सीजन है पूरे जोरों पर। ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्शन है भरपूर। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन पैक्ट हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार। अनिल जी, इस हफ्ते तो ढेर सारी चीज़ों पर हमें रखनी है नज़र, पर मैं वही देख रहा था सर कि आज सुबह बाजार की जो दमदार शुरुआत हुई है, ये क्या सेलिब्रेट कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी? क्या भारत की जो ओलंपिक्स में अब तक की शानदार प्रदर्शन रही है, क्या उसी का नतीजा आप एसजीएक्स पर भी देख रहे हैं इस समय सर? देखिए, ट्रिगर्स जो आते दिख रहे हैं वो सबसे पहले तो अमेरिकी बाजारों की आप देख लीजिए। उम्मीद के मुताबिक कमजोरी रही। अमेरिकी बाजार 150 अंक नीचे थे और भारतीय बाजार जब शुक्रवार को बंद हुए तब भी 150 अंक की नीचे दिख रहे थे। लेकिन डाउ फ्यूचर्स ये कमाल करते हुए दिख रहे हैं। जितनी कमजोरी उतनी की उतनी रिकवरी आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आ रही। तो हमें डाउ फ्यूचर्स की तेजी को डिस्काउंट करना है और एसजेक्स निफ्टी जो आपको मजबूत दिख रहा है उसके पीछे काफी कुछ वजह आप ये मानकर चल सकते हैं। वीकेंड पर आए नतीजों का एक्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी रिजल्ट इस वीकेंड पर ऐसा नहीं आया, स्पेशली वायदा कारोबार की कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जो मुझे खुश कर सके, जिसे देख कर कि वाह क्या रिजल्ट है। ऐसा एक भी नहीं है। आमतौर पर रिजल्ट या तो उम्मीद के मुताबिक है या उम्मीद से कमजोर आते हुए दिखे। हाँ, कैश मार्केट की चुनिंदा कंपनियां जरूर है जहां बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट्स की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर रिजल्ट चाहे वो कैश मार्केट के हों चाहे वायदा कारोबार के, कमजोरी की तरफ ज्यादा है। लेकिन आज दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड का नंबर है और उम्मीद करें एचडीएफसी लिमिटेड बाजार के मूड माहौल को ठीक करने का काम करेगा। दो बैंक, एक सरकारी पीएनबी और दूसरा आरबीएल बैंक भी आज अपने नतीजे पेश करेंगे। जुलाई महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर आंकड़े यहां पर कमजोरी की तरफ है। कोई बहुत अच्छी बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हो वैसा अब तक नजर नहीं आ रहा। तो ये है आज के चारों ट्रिगर जिन पर आपको दिखेगा एक्शन। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए भरपूर एक्शन पैक्ट हफ्ता होने वाला है और आज का दिन भी काफी सारे क्यूज पर रिएक्ट करेंगे सर। एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स पर टच अप ऑन कर लेते हैं। वैसे तो आज सुबह के डेटा ठीक ही दिख रहा है, पर यूएस में एक सरप्राइजिंग चीज हुई थी अनिल जी। फ्राइडे को जब यूएस का कोरोना वायरस डेटा आया तो 1 लाख से ज्यादा नए मामले यूएस में आते हुए दिखे 5 महीने की ऊंचाई पर। क्या ये आने वाले समय के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है सर? दीप, देखो, चिंता तो होनी चाहिए या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या वाकई में 5 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर नंबर्स आ रहे हैं कोरोना के? 1 लाख से ज्यादा आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। फिर से कोरोना का डर है, तो चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बाजार के लिए? अनिल जी, चिंता तो होनी चाहिए जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है सर। बिल्कुल। तो अब मैं आपको जो एक पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूं दीप, वो बिल्कुल अलग है। शायद आपको लगेगा अरे ये थॉट प्रोसेस कहां से आया। देखिए, दो चीज समझिए। पहली चीज, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले, चाहे वो अमेरिका में हो या किसी और देश में हो या हमारे यहाँ हो, वो चिंता की बात तो है ही। ठीक है, तो चिंता की बात इसलिए है कि अगर आपके लिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ के लिहाज से। अब आइए दूसरी वेल्थ के लिहाज से। वेल्थ के लिहाज से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है वो समझिए। मैं आपको बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। जब तक कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी बाजार नहीं गिरेंगे। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी बाजार बड़ा करेक्शन नहीं देंगे, टॉप नहीं बनाएंगे, गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक कोरोना का डर है तब तक फेड अपने एक्शन को वापस नहीं लेगा। तब तक जो वो लगातार स्टिमुलस डालने की कोशिश कर रहा है, लिक्विडिटी डालने की जो कोशिश कर रहा है, वो जारी रहेगी, वो खत्म नहीं होने वाली। इस बात को बहुत गौर से समझिए। तब तक ब्याज दरें आपके नीचे रहेगी, तब तक इन्फ्लेशन अगर बीच बीच में कभी बढ़कर आ भी जाए तब तक भी चिंता नहीं। खाली एक ही चीज हो सकती है और वो ये कि बीच बीच में कभी कभार कोई हल्का फुल्का करेक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में दिख सकता है। होगा वो करेक्शन आपके लिए हो जाएगा और वो करेक्शन 1-2 दिन में खत्म भी हो जाएगा। उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेंड मजबूती का बना रहेगा बाजार में, ये आप मानकर चलें। ये एक सिंपल सी चीज है। तो जब तक कोरोना का डर है तब तक बाजार में ट्रेंड मजबूती का बना रहेगा, ये मानकर चलें। बाजार में अगर बड़ी बिकवाली होनी है, अमेरिकी बाजारों में टॉप बनना है, तो वो तभी बनेगा दीप जब कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब फेड कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि अब न तो स्टिमुलस की जरूरत है, न ब्याज दरें 0% पर रखने की जरूरत है, नौकरियां फर्स्ट क्लास लग रही है,
इकोनॉमी की ग्रोथ भरपूर है और जब कोरोना का डर नहीं तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो बाजार के लिहाज से आप देखें तो कोरोना के लिहाज से बाजार को डरने की जरूरत नहीं, उल्टा मैं ये कहूंगा कि कोरोना के डर के साथ अगर बाजार में कोई करेक्शन आता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खरीदारी का मौका होगा। ये बात अमेरिका की हुई। अब आइए इंडियन मार्केट में, अगर अमेरिका के बाजार मजबूत है तो फिर हमारे बाजार क्या करेंगे? नेचुरली हमारे बाजार उन्हें फॉलो करेंगे और तब हम ज्यादा कमजोर होंगे नहीं। और अगर हमारे यहाँ कोरोना का डर नहीं है और कोरोना का डर सिर्फ अमेरिका में, फर्ज करें आज जो सिचुएशन है अमेरिका में 5 महीने के हाईएस्ट नंबर्स आए हैं, कोरोना के 1 लाख से ज्यादा आंकड़े एक दिन के, और हमारे यहाँ वो सिचुएशन नहीं है, तो हम उल्टा अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं। दूसरी सिचुएशन जो भारतीय बाजारों के लिए दीप हो सकती है वो कि अमेरिका के बाद हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे यहाँ भी अगर मामले बढ़ते हुए नजर आए और फिर हमारे यहाँ डर बढ़े, तो फिर ऐसी सिचुएशन में भारतीय बाजार अमेरिका के मुकाबले में अंडर परफॉर्म करेंगे। अमेरिकी बाजार स्टेबल रह सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, तब भी भारतीय बाजार उतना नहीं होंगे, क्योंकि इस वेरिएंट का हमारे यहाँ इकोनॉमी पर असर थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। इकोनॉमी के लिहाज से हम उतने मजबूत नहीं है जितनी अमेरिका की इकोनॉमी आज की सिचुएशन में, इसलिए तब हम अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, अगर अमेरिका में कोरोना के आंकड़े हैं भी तब भी डरने की जरूरत नहीं, वहां के मार्केट बने रहेंगे। हमारे यहाँ कोरोना के आंकड़े बढ़कर ना आए जिससे हमारी इकोनॉमिक रिकवरी पर क्वेश्चन मार्क न लगे, और वो नहीं लगता है तो भारतीय बाजार मजबूती के साथ बने रह सकते हैं। तो ये एक ड्रीम सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मेरा ये समझना है, मैं दर्शकों को बहुत साफ तौर पर और बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत स्ट्रांगली ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि प्लीज अमेरिका के बड़े आंकड़ों को देखकर डरना। हाँ, ये हो सकता है किसी दिन अचानक से बड़ा आंकड़ा दिखे, किसी दिन यूरोप में कुछ ऐसी खबर आती दिखे, उसकी वजह से हो सकता है एक नीजर रिएक्शन आएगा। वो बाजार में हर वक्त थोड़े थोड़े समय में किसी तरह का करेक्शन देने की जो आदत है, किसी न किसी वजह से वो करेक्शन आ सकते हैं, आएंगे भी और आने भी चाहिए, वो सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें आपको डरना नहीं, उसमें आपको खरीदने के मौके ढूंढना है। देखिए, बाजार ने बॉटम तभी बनाया था जब कोरोना पीक पर था, करेक्ट, मार्च में पिछले साल। बाजार टॉप तभी बनाएगा जब कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस दोनों चीजों को आप कॉन्ट्राडिक्टरी समझकर फिर उसके बाद व्यू लीजिए। तो जब तक कोरोना का डर है तब तक बाजार का टॉप नहीं बनेगा, ऐसा मेरा स्ट्रांगली मानना है। हो सकता है मैं गलत पढ़ूं, कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा अपना विश्लेषण है, ये मेरा अपना सोचना है, और इस सोच के पीछे लॉजिक और तर्क ये है दीप कि जब तक कोरोना का डर है यूएस फेड वो सब कुछ करेगा जो इकोनॉमी और बाजार को मजबूत रखने के लिए जरूरी है, और वो है पैसा, 0% ब्याज दरें और अकोमोडेटिव पॉलिसी। बस ये 3 चीजें रहने वाली है, और जब तक ये 3 चीजें रहेगी बाजार मजबूत रहेंगे। जी दीप। अनिल जी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग टेक आपने दिया है सर। ये मतलब जो डर होना चाहिए वो अलग तरह से इसको अप्रोच करे फेड के एक्शन को लेकर। तो चलिए, शायद ये भी क्या किसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि आज सुबह जो हम एक्शन देख रहे हैं, स्पेशली डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी का सवाल है, ये जो सेटअप आज का दिख रहा है कैसे समझे, और इस हफ्ते के लिए इंडियन मार्केट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सर आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है, आईपीओ मार्केट्स में भी एक्शन है और नतीजों की भी लंबी लिस्ट है। दीप, एक्शन पे हफ्ता रहेगा हर एक लिहाज से। पहला, जैसे आरबीआई की पॉलिसी है, हालांकि पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव की ज़्यादा उम्मीद इस वक्त है नहीं, लेकिन फिर भी पॉलिसी है अपने आप में और उसका इंतजार रहता ही है। दूसरा, नतीजों का सीजन फुल फ्लेज पूरे जोरों पर है, एफएनओ स्टॉक्स भी, और साथ ही साथ आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स भी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो इस तिमाही में कंपनियों की परफॉर्मेंस उतनी दमदार है नहीं जितनी आपने जून की तिमाही में देखी थी, जितनी आपने पिछली तिमाही में आपने मार्च की तिमाही में देखी थी। तो उस लिहाज से परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर वाली तो आई रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज भी देखिए जितने रिजल्ट्स आए वीकेंड पर, वायदा कारोबार की मेरे ख्याल से 9-10 कंपनियों के रिजल्ट्स है। 9-10 कंपनियों में एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं जिसे मैं कहूँ कि बड़ा तोड़ फोड़ है, शानदार है, बस इस क्या रिजल्ट दिया है, ऐसा एक भी रिजल्ट नहीं आया है। तो मिड कैप कंपनियों में अब थोड़ा सा आपको उस हिसाब से रिजल्ट के लिहाज से सावधान होना पड़ेगा, वहीं अपसाइड बनेगी। हाँ, कैश मार्केट में के कुछ चुनिंदा रिजल्ट है, लेकिन वो भी रेशियो अगर आप देखें तो 15 से 20% रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं जो आपको बड़ा सरप्राइज कर रहे हैं पॉजिटिव साइड पर। बाकी 60-70% उम्मीद के मुताबिक, अगर 40% 30% आपको एक्सीडेंट होते हुए भी दिख रहे हैं नतीजों के दम पर। तो रिजल्ट सीजन जो आगे बढ़ रहा है ये इस हफ्ते बेहद अहमियत वाला होगा, एक चीज। दूसरा, आरबीआई की पॉलिसी है। तीसरा, नेचुरली ग्लोबल मार्केट्स के संकेत तो हैं ही, और चौथा आईपीओ। 4 आईपीओ फिर से खुलने की तैयारी में, अगर मेरी कैलकुलेशन सही हो सकता बढ़ जाए, भरोसा नहीं है, लेकिन 4 आईपीओ की तैयारी है, और उन आईपीओ में भी आप देख रहे हैं, और हर एक आईपीओ में रेस्पॉन्स आजकल 100, 125, 150 गुना भरना तो बड़ी आसान सी और बड़ी आम सी बात हो गई है। तो वहां पर भी आपको एक्शन भरपूर दिखेगा। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिजिएस्ट वीक ये होने की तैयारी में ये हफ्ता, तो हम तैयार है पूरी तरह से दी।
बिल्कुल सर, तो तैयार है, बड़ा हफ्ता है नतीजों के लिहाज से, एक्शन के हिसाब से, और आईपीओ मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन बना रहेगा। तो आइए सर फिर आज का सेटअप समझते हैं। आज के संकेत आपको क्या कह रहे हैं? आज के संकेतों में दीप देखें अगर आप, तो संकेत ग्लोबल साइड के मैंने न्यूट्रल रखे हैं, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। कोई खराब भी नहीं तो कोई अच्छे भी नहीं। न्यूट्रल इसलिए कि जितना उम्मीद थी उतनी गिरावट हुई है, और डाउ फ्यूचर्स क्योंकि मजबूत होते दिख रहे हैं 150 पॉइंट, तो वो आपके लिए हल्का सा पॉजिटिव है, न्यूट्रल से पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 4 पॉजिटिव है, 1 न्यूट्रल और 1 नेगेटिव। तो आमतौर पर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर थोड़ा ज्यादा है मामला आज के सेशन में। आइए अब रेंज बता दूं मैं आपको। निफ्टी के बड़े सपोर्ट जोन 15,700 15,750 निफ्टी के लिए आज के लिए बड़ा सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटने वाला है नहीं। लेकिन अगर गलती से इसके नीचे गया, जाएगा नहीं, खाली नोट करके रख लें, वो है 15,575 15,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर की तरफ 15,825 15,875 ये ऊपरी लेवल है, इसी रेंज में कहीं न कहीं हम खुलने चाहिए, शायद 15,850 के आसपास, 875 के आसपास खुलते दिखे। इसके ऊपर 15,900 से लेकर 15,950 ये वो रेंज है जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पर आपको बिकवाली भी आती दिखेगी और प्रॉफिट बुकिंग भी। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहाँ पर 100% लाइफ टाइम हाई मेरे ख्याल से 15,962 के आसपास का है, 15,900 के आसपास इसके ऊपर 100% आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। एक बार 16,000 पार करके टिकेगा तो फ्रेश खरीदारी, नया ब्रेकआउट मिलेगा, तब के तब देखी जाएगी। अदरवाइज 15,900 के आसपास और उसके ऊपर ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है, और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली जरूर करनी है। अब आइए बैंक निफ्टी 34,350 34,450 तुरंत दिन के लिए सपोर्ट जोन है, शायद ना टूटे आज बाजार की गैप अप ओपनिंग के बाद। इसके नीचे 33,925 से 34,125 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 2 बार बाजार इसी रेंज में सपोर्ट लेकर, 3 बार इनफैक्ट घूमा है, तो वहां पर आपके लिए शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों के मौके बनेंगे। ऊपरी स्तरों पर आप 34,775 34,900 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट देखेंगे बैंक निफ्टी में। इसे पार करके टिके तो 35,000 35,175 स्ट्रॉन्ग सेल जोन के तौर पर निकल कर आता है बैंक निफ्टी में, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग तेजी की पोजीशन में कर लेनी है और दम लगाकर शॉर्ट भी करना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। तो ये हो गया आपके लिए बड़े रेंज, बड़े लेवल। आइए दिन की रेंज बता दूं। 15,750 15,850 दिन की छोटी रेंज। मीडियम रेंज 15,700 15,900 ज्यादा संभावना है इस रेंज से हम काम चला लें, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी बड़ा जोर लगा रहा है रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचने का और बाहर निकलने का। अगर हुआ तो फिर 15,650 से 15,950 की बड़ी रेंज है। फिलहाल मैं लाइफ टाइम हाई बनते नहीं देख रहा, तो 15,950 काफी हो गया, यानी कि यहां से 200 पॉइंट ऊपर वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आराम से आती हुई दिख सकती। तो ये वो रेंज है जिन पर आपको करना है फोकस। बैंक निफ्टी 34,450 34,775 दिन की छोटी रेंज है, 34,350 और 34,900 दिन की मीडियम रेंज है, 34,100 35,000 ये 900 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप नोट करके चले। तो दीप ये है आपके लिए सारे जोन और रेंज आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जी क्लियर है सर, तो पूरे के पूरे लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। अब सर बताएं पोजीशनिंग क्या है, एफआईएस की ओईसीआर क्या संकेत दे रहे हैं आज के लिए? देखिए दीप, 2 तरीके से देखिए। खराब देखना है तो मैं पहले एफआईएस की आपको बता दूं, आपने एफआईएस का पूछा है। कल एफआईएस ने किया क्या, आई मीन शुक्रवार को 3850 करोड़ के स्टॉक्स बेचे कैश मार्केट में, जो हाल ही के दिनों की बहुत 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 बड़ी बिकवाली है। मेरे ख्याल से जुलाई महीने का एक दिन का सिंगल आंकड़ा किसी दिन का कैश मार्केट की बिकवाली का सबसे हाईएस्ट है एफआईएस की तरफ से शुक्रवार के सेशन में 3848 करोड़ सामने। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स सीरीज के पहले दिन खरीदे उन्होंने, माफ कीजिए स्टॉक फ्यूचर्स, और वो खरीदे 2313 करोड़ के। तो अगर आप 2300 करोड़ निकाल दे तो 1500 करोड़ की नेट नेट डायरेक्शनल बिकवाली है एफआईएस की तरफ से स्टॉक्स में, ठीक है, 1500 करोड़। सामने 1884 करोड़, यानी कि राउंड फिगर में 1900 करोड़ मान लीजिए। 1900 करोड़ का एफआईएस ने बेचा है इंडेक्स भी, तो 1900 और 1300, ठीक है, 3300-3200 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल बिकवाली एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी। तो ये आंकड़ा बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली का बड़ा आंकड़ा है। अगर आज बाजार को ऊपरी स्तरों पर अटकना है, रुकना है और वहां से करेक्शन देना, तो उसका सबसे बड़ा कारण दीप जो होगा वो एफआईएस की लगातार हो रही बिकवाली। पिछले 5-7 दिनों से एफआईएस दबा कर बेच रहे हैं और नेचुरली 15,900 16,000 की रेंज में आप आएंगे तो वहां पर बेचेंगे ही बेचेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो एक ही रिस्क है बाजार में आज सबसे ज्यादा, वो माफ कीजिएगा,
ऊपरी स्तरों पर एफआईज की बिकवाली का ये एक थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर एफआईज लगातार बेच ही रहे। तो मुझे नेगेटिव साइड पर एक ही दिख रहा है, लेकिन इस पूरी में एक पॉजिटिव साइड पर भी चीज़ है जो निचले स्तरों पर बाजार को सपोर्ट दे सकती है। और क्यों दे सकती है? अगर देखिए डाउ फ्यूचर 150-200 ऊपर है और अमेरिकी बाजार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से अगर गिरे ना, और ये कॉन्फिडेंस ले कि नहीं स्टिमुलस चलेगा, ब्याज दरें नीचे रहेगी, लिक्विडिटी बनी रहेगी, तो फिर अमेरिकी बाजार मजबूत रह सकते हैं। और ऐसे में जो एफआईज बेच कर बैठे हैं, उन्होंने इंडेक्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन 69%, 69% से इस सीरीज की शुरुआत की थी। पहले ही दिन उसमें 7% की कमी आकर 62% के आसपास आ गई। भाई आप कितना बेचेंगे? जितना है उतना ही तो बेचेंगे, और जीरो करके तो नहीं चले जाएंगे कि भाई सब कुछ छोड़ देना है। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से निचले स्तरों पर एफआईज की घटी हुई पोजीशन आपको थोड़ा सपोर्ट भी दे सकती है, और वो सपोर्ट इस वजह से आ सकता है कि फिर फाइनली अगर ग्लोबल मार्केट्स उतने खराब नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हमें इंडियन मार्केट्स को वह इतना बेचकर बैठ जाना ठीक है क्या? एक वजह उनके बेचने की ये साफ दिख रही है, वो ये है कि उन्हें अमेरिकन मार्केट ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतर और पैसे कमाने के ज़्यादा मौके दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बाजारों में जिसकी समझ उन्हें ज़्यादा है, लिक्विड ज़्यादा है, और जिसके लिए उन्हें एफर्ट्स कम करने होते हैं, वहाँ पैसा लगाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया के। तो वो एक थोड़ी वजह हो सकती है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका इतना मजबूत पैसा बनाकर दे रहा है, तो एफआईज को दूसरे बाजारों को देखने की जरूरत क्या है? तो शायद ये वजह है एफआईज पिछले कुछ समय से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ है। पॉजिटिव साइड पर देखेंगे तो निचले स्तरों से थोड़ा सपोर्ट आता दिखेगा अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रहते हैं तो, और ग्लोबल मार्केट्स अगर कमजोर है तो फिर ऊपरी स्तरों पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एफआईज की बिकवाली की वजह से आती दिखेगी। तो ये है दीप पूरा विश्लेषण एफआईज के आंकड़ों का। जी बिल्कुल सर, तो ये एक नेगेटिव आज के लिए जो संकेत है वो एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा है, पर देखते हैं कितना इसका इम्पैक्ट रहेगा आज के एक्शन पर इसके अलावा सर पीसीआर से क्या समझना चाहिए सीरीज के पहले दिन? बाकी संकेत क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पुट कॉल रेशियो दीप 1.09 पर है, 1.16 से घटकर 6-7 बेसिस पॉइंट कम आया है। 100% इसमें कोई डाउट नहीं, ये नियर ओवरसोल्ड लेवल है। ओवरसोल्ड तो मैं नहीं कहूंगा कि एक के नीचे होता, लेकिन सीरीज की शुरुआत के लिहाज से ये ओवरसोल्ड डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है अगस्त की सीरीज में जिससे कि आप इतना परेशान होकर इतना एकदम निचले स्तरों पर पुट कॉल रेशियो को देखें। लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार है, और ये अच्छी बात है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास होने के बावजूद यूफोरिया नहीं है। मैंने वो लाइफ टाइम हाई देखे हैं दीप, जब पुट कॉल रेशियो कभी 1.5 1.6 के नीचे ही नहीं आता था, 1.8 1.9 पर जाकर ओवरबॉट होता था। आजकल तो 1.4 1.5 पे ही ओवरबॉट होने लग गया है। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है। इंडेक्स पर लोग ओवर बुलिश नहीं है, और ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन ओवरसोल्ड के करीब जब आ रहा है इंडेक्स, तो निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी आते देखेंगे। विक्स कंफर्टेबल है आपके लिए, 1% नीचे कोई खास दिक्कत की बात नहीं। अब आइए मैं आपको स्टॉप लॉस दे दूं। लॉन्ग पोजीशन अगर किसी है तो 15,700 छोटा स्टॉप लॉस आज के लिए रखें, इंट्राडे भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी 15,700 स्पॉट लेवल के नीचे बंद नहीं हुआ है, और ऐसे में अब वो स्टॉप लॉस रख लेना सेफ होगा जो एकदम छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। जो बड़ा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, पोजिशनली इन्वेस्टर हैं, उनके लिए तो कब से दिया हुआ है 15,575। अब तो रट्टा मार मार के आपको याद भी हो गया होगा 15,575 के नीचे बंद होने पर ही ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। तब तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जो 1-2 दिनों के लिए पोजिशनली 2-4 दिनों के लिए ट्रेड करते हैं, वो 15,700 के लेवल पर नजर रखें, क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे भी। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग 34,350। ये 2 लेवल आपके लिए हो गए। अब अगर आप शॉर्ट हैं, 15,925 का स्टॉप लॉस रखें। जो और भी ज्यादा नहीं हमें तो और ज्यादा ऊपर का रखना है, तो फिर 16,000 आपकी श्रद्धा पर है। 15,925 ठीक है मेरे हिसाब से। 15,924 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है आपको। 15,915 15,925 के आसपास 3-4 बार रुका है मार्केट। 15,962 के आसपास का मेरे ख्याल से लाइफ हाई बना है, लेकिन जो रुकने अटकने का लेवल है वो 15,925 के आसपास का है। तो वहां पर आप एक बार चाहे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिनको और डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो 16,000 का लगाएं। बैंक निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे 35,000 का लगाएं, क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा दूर का दूंगा 35,200 का, लेकिन बैंक निफ्टी के लिहाज से यही ठीक है ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। और अदरवाइज आपको फिर रिस्क कम रखनी है तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को नीचे खींच सकते हैं। कोई 34,800 कर सकता है, 34,850 कर सकता है, आपकी इच्छा पर है आप कहाँ रखना चाहें। बट एक्चुअल स्टॉप लॉस जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 35,000 का आता है, क्लोजिंग बेसिस पे 35,200 का। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर लेवल्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। नई पोजीशंस के लिए क्या करें सर? नई पोजीशन के लिए खरीदे निफ्टी 15,700 के स्टॉप लॉस के साथ,
15,850, 15,880 और 15,915, ये 3 टारगेट हैं जो तो आसानी से आपके आते हुए दिखेंगे। और उसके बाद 15,950 लाइफ हाई के आसपास के टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। जो लोग बिकवाली करना चाहते हैं 15,875 से मूड बनाएं, जितना 15,950 के आसपास बेच पाएं उतना आपके लिए रिस्क कम होगी। लेकिन मेरी राय ये है 125, 150 पॉइंट, 100-125 पॉइंट ऊपर खुलता है तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। चांस लीजिए 15,900, 925 के आसपास बेचने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करें, और अगर नहीं तो वापस अगर आपको लगता है हम 25-50 पॉइंट ट्रेड नहीं कर सकते तो फिर रहने दें। अदरवाइज एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस आप नीचे में खरीदारी कर सकते हैं। 15,825, 850 मिले फिर से एंट्री कर लीजिए, 15,900, 925 के आसपास बेचना शुरू करें। तो आपके ऊपर है 15,875, 15,900, 15,925, 15,950, हर 25-25 पॉइंट पर रुकावट है। आप वहां पर बेचने का टुकड़ों टुकड़ों में मन बना सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी में बिकवाली की रेंज 16,000 स्टॉप लॉस, 825, 800 छोटे टारगेट, 775, 750 मीडियम टारगेट, 700 का बड़ा टारगेट। ये है आपके लिए निफ्टी में बिकवाली की राय। आइए बैंक निफ्टी खरीदना है 34,350 के स्टॉप लॉस के साथ, 34,675, 775, 900, 950 ये टारगेट हो गए। 2 छोटे टारगेट 675, 775, 2 मीडियम टारगेट 800, 950 और 2 बड़े टारगेट 35,000, 35,075। थैंक यू वेरी मच। ये सारे निफ्टी के टारगेट है, बैंक निफ्टी के टारगेट है खरीदारी करने के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट करने के लिए अच्छी जगह है 35,000, लेकिन 35,000 जरूरी नहीं पहुंचे ना पहुंचे तो 34,875 से आप मूड बनाइए कि मुझे बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुक करनी है, बेचना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, 34,800 मल्टीपल लॉट्स करने हैं तो 34,875, 34,950, 35,000, 35,075, 175 अलग अलग लेवल्स पे आप बेच सकते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। जिनको एक आध लोट ही बेचना है वो 35,000 के आसपास या इसके ऊपर देखें। स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड है 35,200 का। ठीक है, 35,200 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बेच देना है। 34,800, 34,700, 34,600, 550, 450, 350 ये 6 टारगेट है, आसानी से याद रह जाएंगे। इनके लिए करनी है आपको बिकवाली। जी जी क्लियर है सर। तो ये सारे के सारे आपके लिए लेवल्स हो गए नई पोजीशंस बनाने के लिए, और साथ ही मौजूदा पोजीशंस जहां पर आपको रखनी है नजर। सीरीज के पहले ही दिन सर सन टीवी बैन में आते हुए दिखा है। रेयर होता है, 1-2 दिन लगते हैं सीरीज की शुरुआत में बैन लिस्ट में आने पर सन टीवी ऑलरेडी बैन लिस्ट में आते हुए दिख रहा है। अच्छा सर, एफआईएस के डेटा तो आपने समझा दिए, पर वायदा कारोबार के लिहाज से देखें तो आज के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए? 15,900 का लेवल इंपॉर्टेंट है दीप, ऊपर की तरफ 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जो हाईएस्ट है इस वीकली सीरीज का, जो इस गुरुवार को खत्म होगी। 23 लाख शेयर वहां पर कॉल राइटर्स हैं जो शुक्रवार को ही जुड़े हैं सीरीज के पहले दिन, और एक किसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल सब मिलाकर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहीं जुड़ा है और कहीं खड़ा है तो वो है 15,900। इसलिए मेरा ये मानना है 15,875, 15,925 की रेंज कंजेशन जोन होगा, उसको पार करना आसान नहीं होगा। असंभव तो कभी नहीं होता, इम्पॉसिबल मैं नहीं कह रहा हूँ, आसान नहीं है, मुश्किल है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो 15,875, 15,925 की रेंज में कहीं न कहीं बाजार थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर सकते हैं, ये डेटा में दिख रहा है। 15,800 उसके बाद आपके लिए बेस और सपोर्ट बन जाएगा। 26 लाख शेयर पुट में है, 41 लाख शेयर कॉल्स में है, और 15,800 के ऊपर खुलकर आप टिक जाते हैं तो ये जो 41 लाख शेयर कॉल राइटर हैं ये बेचारे दबाव में आ जाएंगे। सीरीज के पहले दिन इन्होंने शुक्रवार को जो पोजीशन बनाई है रिस्क पर रहेगी। थोड़ा भी नीचे आया बाजार 15,825 के आसपास, 800 के आसपास, तो ये अपनी शॉर्ट काटेंगे, जीरो करेंगे। तो गैप से खुलने के बाद 15,800, 15,900 की जो है वो रेंज रहने की पूरी संभावना है, और थोड़ा सा उसको आप बढ़ा दें तो 15,775, 15,925, और इस बात की फिर पूरी संभावना बनेगी कि पूरा दिन भर आप इसी रेंज में निकाल दें। बैंक निफ्टी 34,500 के आसपास सपोर्ट है, 35,000 के आसपास हल्की रुकावट है, डेटा कम है, इसलिए जो लेवल और जो विश्लेषण दिया उसी पर फोकस कीजिए। जी दी क्लियर है सर। तो चलिए, नजर है सीरीज का दूसरा दिन है, पहले दिन काफी एक्शन आपको आते हुए दिखा, पूरा डेटा आपके लिए। पर आइए स्टॉक्स पर भी रहेगा फोकस, और अब जानते हैं अनिल जी की फोकस इसमें आज कौन सा स्टॉक है। बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। जी सर। भेल के फ्यूचर्स बेचने की राय दीप, हमने शुक्रवार को इसको बिकवाली की राय भी दी थी, और हमारा ये मानना था कि नतीजे कमज़ोर रह सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा
मार्जिन पर, ऑर्डर इनफ्लो पर दबाव दिख सकता है, वैसा आते हुए दिखेंगे। नतीजे हर एक पैमाने पर कमज़ोर आपको नजर आएंगे, हमारी उम्मीद से नीचे है और ऐसे में स्टॉक थोड़ा और अंडर परफॉर्म कर सकता है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई है उसने 23 रुपये के टारगेट दिए। काफ़ी लोगों में कह भी रहे थे कि भेल पर शॉर्ट कॉल आया। देखिए, ये ट्रेडिंग कॉल है। जो इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं जिन्होंने भेल इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर रखा है, हमारा 75-80 रुपये का टारगेट था, वो सारे टारगेट हासिल हुए भी, वहाँ से थोड़ा नीचे भी आया है। वापस से जब नीचे आएगा सही लेवल पर हम फिर से आपको एंट्री करने की राय देंगे। एक बार वो सारे इन्वेस्टमेंट वाले 30 रुपये 40 रुपये की रेंज से लगातार जो हम रिकमेंड कर रहे थे, जहां हमने 70 से 80 की रेंज के टारगेट ऊपर के दिए थे, वो सब टारगेट एक बार के सब हासिल हुए। अब चूंकि नतीजे कमज़ोर है, एक बार देखते हैं, आने दीजिए नीचे। जब नीचे आ जाएगा, सही लेवल पर आएगा, तो हम वापस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी करने की राय देंगे। लेकिन ये जो राय है पूरी तरह से ट्रेडिंग वाली है। नतीजों के पहले ट्रेडिंग की राय थी, नतीजों के बाद भी बिकवाली के लिहाज से राय, क्योंकि अब है ना, आपको ये देखना होगा कि रिलेटिवली नंबर्स कैसे हैं, और अगर उस हिसाब से आप देखें तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में आ सकता है। तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को दोनों को अलग तरीके से देखेगा। यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से 57, 55, 53 ये 3 लेवल्स के लिए बिकवाली की राय है। जिन लोगों ने शुक्रवार को ऑलरेडी बेचा है वो अपना स्टॉप लॉस 61 पर रखें। 60.5 रुपये के आसपास हमने बिकवाली की राय दी थी। तो और जिन लोगों ने 60 रुपये का पुट खरीदा हुआ है, 5, 7 और 9 रुपये के जो टारगेट है वो आप ट्रेल करते चले और प्रॉफिट बुक करते चले। ये राय तो भेल का फ्यूचर्स बेचने की राय है आपके लिए। जी जी, बिल्कुल। तो बीएचईएल भेल पर करें बिकवाली। फ्राइडे को भी अनिल जी ने कल के 2000 में बिकवाली की राय दी थी, पुट भी आप खरीद सकते थे, और आज भी एक फ्रेश सेल कॉल आ रही है निराशाजनक नतीजों के बाद। तो आइए फिर नतीजों पर करते हैं फोकस और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं। हमारी रिसर्च टीम है तैयार, वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए कुछ ट्रिगर्स और अहम नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो काफ़ी सारे कैश की कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें देखिए अवध शुगर है, बालाजी एमाइंस है, कैस्ट्रॉल इंडिया है, केपरी ग्लोबल है, सीजी पावर है, तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा श्री रेणुका शुगर्स नतीजे तो घोषित करेगी, साथ ही साथ क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पे बोर्ड विचार करने वाला है, तो यहाँ नज़र होनी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट 37 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड है, तो एक्स डिविडेंड का आज एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। नतीजे एनटीपीसी अनुमान से कमज़ोर है। रेवेन्यूज़ करीब 26,038 करोड़ पे आए हैं, हमारा अनुमान 26,111 करोड़ पे था। मार्जिन केवल 27.2% पे आए हैं, हमारा अनुमान 29.29% के आसपास का था। और मुनाफा 3,145 करोड़ पे आया है, यहाँ 3,370 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो हर पैमाने पे नतीजे जो है इस कंपनी के वो थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने एनसीडी के जरिए 18,000 करोड़ जुटाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। बिल्कुल। तो एनटीपीसी तो नतीजों पर रिएक्ट करेगा ही, पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जो नतीजों पर करने वाले हैं रिएक्ट। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ पे आप नंबर्स देखिए। ओवरऑल अगर आप इंटरनल्स देखेंगे तो नंबर्स इतने खराब नहीं है, लेकिन एक कंपनी को जो अकाउंट था वो एनपीए घोषित होता हुआ दिखा, और इसके चलते इनकी जो बॉटम लाइन है वहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखा, और प्रोविजंस ऑब्वियसली यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। कुल मिला के इनकी जो ब्याज से आया उसमें 25% तक की बढ़त आती हुई दिखी है, लेकिन इस बार घाटा किया है कंपनी ने 630 करोड़ का, जो पिछले साल 94 करोड़ का मुनाफा था। प्रोविजंस इस बार 146% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर भी जो प्रोविजंस हैं वो बढ़े हैं, और इसके चलते इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है इनके मुनाफे पे। साथ ही ग्रॉस एनपीए 4.61% पे आते हुए दिखे, 4.15% से बढ़कर नेट एनपीए 2.32% पे आते हुए दिखे। लेकिन कंपनी का यही कहना है कि एक पर्टिकुलर जो अकाउंट था 850 करोड़ का, इसी के चलते ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। मैक्रोटेक अच्छे नंबर्स हैं, इनकी जो कुल आय है वो 220% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में इस बार 376 करोड़ कंपनी ने दर्ज की है, पिछले साल लॉस था 53 करोड़ का, और मार्जिन्स 23% पे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मुनाफा 161 करोड़ का है, तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है। नेल्को अगर आप क्यू बेसिस पर नंबर्स देखेंगे तो इतने अच्छे नहीं है, आय 15% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 9% तक की गिरावट है, मार्जिन्स 22% पे हैं, और मुनाफा भी इस बार 2% तक कम होता हुआ दिखा है। सालाना आधार पर नंबर्स अच्छे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोर नंबर्स हैं, ब्याज से आय 14% बढ़ा है, लेकिन जो मुनाफा है वो 80% तक कम होता हुआ दिखा है। प्रोविजंस ऊपर गए हैं, और इसी के चलते आप देखिए मुनाफे पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। एसेट क्वालिटी हल्की सी कमजोर हुई है। ग्रॉस एनपीए 4.76%, 3.73% से बढ़कर, नेट एनपीए 1.58% से बढ़कर 2.38% पे आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही न्यूरेका
काफ़ी मजबूत नंबर्स हैं इस कंपनी के, और आप देखिए इनकी जो आय है वो 300% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी 260% का जंप है। मार्जिन इस बार ऑलमोस्ट 40% पे आते हुए दिखे, और जो मुनाफा है उसमें भी 300% तक का जंप आता हुआ दिखा है। इन ऑल नंबर्स न्यूरेका के काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल, तो नजर रखिए, ढेरों नतीजे हैं जहां पर आपको करना पड़ेगा आज के लिए फोकस। कुछ और नतीजों के बारे में आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। केईआई इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे। अच्छे नतीजे हैं। कंपनी की आय में 37% की बढ़त देखने को मिली है, तो कामकाजी मुनाफा करीब 50% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 10% से 11% पर गए, और मुनाफा जो है उसमें 72% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पदमजी पेपर्स, कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। कंपनी की आय में 77% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 1 करोड़ से 20 करोड़ पर जाता दिखा है। मार्जिन 19%, और कंपनी नुकसान से अब मुनाफे में आई है। 14 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है। ऑटो बिक्री के नंबर्स की अगर बात करें, मारुति सुजुकी कंपनी की सेल्स मंथ ऑन मंथ बेसिस 1,47,368 यूनिट से 1,62,462 यूनिट पर रही है, जबकि अनुमान 1,56,000 यूनिट्स का था। डोमेस्टिक सेल्स 1,36,500 यूनिट्स पर रही, और एक्सपोर्ट्स जो हैं करीब 21,224 यूनिट पर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात करें, इनके टोटल सेल्स सालाना आधार पर यहाँ पर 13% की गिरावट हुई है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 3% की गिरावट हुई है। एक्सपोर्ट 7,563 यूनिट से 25,190 यूनिट पर जाती हुई दिखी है, तो यहाँ पर इजाफा हुआ है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें, 30,646 यूनिट से 25,190 यूनिट्स पर जाती हुई दिखी है। आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड के सेल्स की अगर बात करें, सालाना आधार पर टोटल सेल्स में 9% की बढ़त हुई है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही आयशर मोटर्स वीई कमर्शियल व्हीकल्स की अगर बात करें, टोटल सेल्स में करीब 96% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। 2,184 यूनिट से ये 4,271 यूनिट पर जाती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले स्टॉक्स, और साथ ही ऑटो सेल्स का रिएक्शन आज आते हुए दिखेगा। कुछ और खबरें लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए, कुछ और सेल्स और खबरें आपके पास भी हैं? डेफिनेटली। तो इस बार ट्रैक्टर सेल्स जो है वो थोड़ी कमज़ोर रही है, क्योंकि एस्कॉर्ट्स के जो टोटल ट्रैक्टर सेल्स है 6,564 के आसपास आई है। 8,425 के आसपास का अनुमान था, तो यहाँ कमजोरी है। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स जो है, हालांकि वहाँ 43% का जंप देखने मिला है। 367 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। टाटा मोटर्स डोमेस्टिक सेल्स जो है मंथ ऑन मंथ 19% का जंप देखने मिला। 51981 के आसपास ये आया है 43704 के मुताबिक। और कमर्शियल व्हीकल सेल्स जो है उसमें 8% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। 23,838 गाड़ियाँ जो है इस कंपनी ने बेची है। वहीं पीआई इंडस्ट्रीज इन स्विफ्ट लैब्स का जो एपीआई बिजनेस है वो ये कंपनी खरीदने वाली है। 1530 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे ये अधिग्रहण होगा। और आईआरसीटीसी, इसको आप अपने रडार पर रखिएगा, क्योंकि 12 अगस्त को बोर्ड की बैठक है। नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पे बोर्ड विचार करने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें, और आईआरसीटीसी स्पेशली स्टॉक स्प्लिट की अब बात चल रही है। फाइनली देवांशी के पास भी कुछ खबरें और बल्क डील्स का एक्शन है। देवांशी, बताएं। वेदांता पर आपको नजर रखनी होगी। स्टरलाइट पावर के आईपीओ के लिए अब 2 मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त कर दिया है। याद रखें, आपको सबसे पहले जी बिजनेस पर यह खबर मिली थी कि स्टरलाइट पावर, जो कि वेदांता की ग्रुप कंपनी है, वो अपना आईपीओ ला सकती है। और अब माना जा रहा है कि इन्होंने 2 कंपनीज को, जो 2 मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनको नियुक्त कर लिया है। जेएम फाइनेंशियल्स और एक्सिस कैपिटल को नियुक्त किया है। स्टरलाइट पावर करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है इस आईपीओ से। इसके साथ ही एचजी इंफ्रा पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे कंपनी को एक हाईवे के लिए करीब 860 करोड़ का एक बड़ा सा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और आखिर में आपको बल्क डील्स पर नजर रखनी है, जहां पे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में तेजस नेटवर्क्स पर ब्लॉक डील कंप्लीट होती हुई दिखी थी। टाटा की कंपनी पैनेटॉन फिनवेस्ट ने कंपनी में 1.56 करोड़ शेयर्स खरीदे थे 258 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। कैसिकैड कैपिटल ने करीब 1.4 करोड़ शेयर्स बेचे थे, और कुछ शेयर्स जो हैं वो प्रमोटर ने बेचे थे। तो ये डील कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके चलते आज भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए, खबरों का तो नतीजा भरपूर है, बट इतनी सारी खबरों और नतीजों पर काफी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। आइए इन पर डालते हैं नजर एफआईआर में।
गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए ब्रिटानिया यहाँ पर नतीजे के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है। मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,600 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि नतीजे जो है अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले, हालांकि 3,425 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे, पॉजिटिव कमेंट्री आई है, 3,975 का लक्ष्य दिया है। सीएलएस से अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रख रहे हैं 3,625 रुपए के लक्ष्य के लिए। बंधन बैंक यहाँ पर असेट क्वालिटी पर दबाव देखने को मिला, सीएलएस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 300 के लक्ष्य के लिए। 292 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो मेंटेन किया उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को, 390 रुपए का लक्ष्य दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 447 के लक्ष्य के लिए। और बर्नस्टीन देखें तो ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 420 रुपए के लक्ष्य के लिए। सन फार्मा के नतीजे बहुत शानदार और अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले थे। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 960 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि आगे जाकर जो कंपनी के पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स है वहां से बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 850 के लक्ष्य के लिए। सिटी ने खरीदारी की राय दी है 910 के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि फार्मा सेक्टर में अगर आप देखें तो बेहतरीन कंपनियां टॉप पे है इनकी, लेकिन गोल्डमैन सैक्स अभी भी स्टॉक पर बेरिश है, बिकवाली की राय को बरकरार रखे 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने 895 रुपए का लक्ष्य दिया है और बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया और लक्ष्य जो इन्होंने 780 से बढ़ाकर 817 कर दिया है। यूपीएल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले थे। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 832 के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं लैटिन अमेरिका और भारत में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, हालांकि ब्राजील में थोड़ा सा क्योंकि वहां पर वेदर में कुछ दिक्कतें चल रही हैं उसका एक असर देखने को मिला। सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे 1,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। मेरिको पर देखिए यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 595 रुपए के लक्ष्य के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर नतीजे का असर है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे का लक्ष्य दिया है, 52 रुपए के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है, 35 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि प्रोविजनिंग बढ़ने के चलते अगर आप देखें तो नतीजे हल्के अनुमान से कमजोर देखने को मिले। बीएचईएल यहाँ पर नतीजे काफी निराशाजनक है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 59.50 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, 23 रुपए का लक्ष्य दिया इन्होंने। कह रहे कि कंपनी लगातार जो है तिमाही नतीजे जो है काफी कमजोर दे रही है, जिसके चलते इन्होंने इतना नीचा लक्ष्य दिया है। कॉन्कोर यहाँ पर नजर रखिएगा, सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 795 रुपए के लक्ष्य के लिए, 644 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 730 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1800 रुपए का लक्ष्य दिया है, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ही लक्ष्य दिया क्योंकि 1397 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। 1800 रुपए के लक्ष्य लिए देखिए ये यहाँ पर राय दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते आगे, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। चलिए आज फॉर ए चेंज शुरुआत करते हैं उन नतीजों के साथ जो बहुत ही बेहतरीन रहे इस वीकेंड पर। कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे आए हैं जो वरिंदर को आ रहे हैं पसंद। गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताइए कहां से करें शुरुआत आज की? गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली लास्ट 5 क्वार्टर से मिड कैप और स्मॉल कैप ने लार्ज कैप से अच्छा परफॉर्मेंस किया है अर्निंग वाइज, ये डेटा है। और इस बार भी इस क्वार्टर में भी सिमिलर ट्रेंड आ रहा है। अगर आप अच्छे गुड रिजल्ट्स एंड इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस देखेंगे तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आई थिंक मैंने वीआरएस पे भी कवर किया हुआ है, सो दैट इज अ डिस्क्लोजर। तो इसके नंबर्स देखिए सर, क्वार्टर एंड क्वार्टर वाई ऑन वाई बहुत अच्छे रहे हैं। Excellent set of numbers in terms of gross margins moving to 32% from 26% quarter on quarter, 22% Y on Y. इसका जो मेज प्रोसेसिंग सेगमेंट होता है सर, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है कंपनी का, इसने हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली मार्जिन किए जो 20.5% गए थे। और ये क्या है, अच्छा बात क्या हो रहा है कि जितना कंट्रीब्यूट पहले करता था, आई थिंक 40-41% करता था, अभी 53% कंट्रीब्यूट करने लगा है। 30% आरओसी कंपनी सर और 10 टाइम पे ट्रेड कर रही है। एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स। Of course, metals or metal ancillary companies have been doing very, very well. So Rain Industries, I think this is one company which is getting stronger every quarter. और again 10 टाइम पे ट्रेड करता है, सस्ता स्टॉक है सर। वाई और वाई तो बहुत जबरदस्त नंबर्स दिखेंगे आपको। तो 370 करोड़ एबिटा के सामने 650 करोड़ एबिटा आया। इवन क्वार्टर क्वार्टर इट वेंट अप फ्रॉम 580 करोड़। शारदा एनर्जी सर, मगर एक गोदावरी है जिसके नंबर्स बहुत ही शानदार हैं।
आई थिंक आफ्टर गोदावरी मैंने शारदा एनर्जी के नंबर्स देखे जो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। अगेन मैं बोलूंगा वाई ऑन वाई मैं नहीं देख रहा हूँ सर, क्वार्टर क्वार्टर देख रहा हूँ। तो क्वार्टर क्वार्टर जो 26% मार्जिन था लास्ट क्वार्टर में, वो बढ़ के अभी 32% हो गया सर, और 5 टाइम टीटीएम पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत सस्ता स्टॉक है। अगेन सनफ्लैग आयरन एंड स्टील अगेन इनटू दैट मेटल स्पेस, ये 60 टाइम पे ट्रेड करता है। नंबर्स इसके शानदार आए थे। एबिटा जो 7 करोड़ था एक साल पहले, वो 115 करोड़ हो गया है। बट क्वार्टर क्वार्टर देखिए वो ज्यादा जरूरी है, वो 105 करोड़ था, तो 10% क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट भी हुआ है। एनआईटी इज ग्रोइंग वेरी स्टेडीली सर, मगर आई हैव टू लुक आउट हाउ नंबर्स फॉर एपटेक कम्स इन, बट एनआईटी क्वार्टर क्वार्टर वाई एंड वाई ग्रोथ आ रहा है, विच इज अ गुड थिंग। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, 25 टाइम पे ट्रेड करता है, सो स्टेडी ग्रोथ इन एनआईटी। और जिंदल स्टॉल सर वेरी वेरी चीप स्टॉक, बट इसके जो नंबर्स देखे आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम और रियलाइजेशन नीचे थी, बट इन्होंने मार्जिन मेंटेन किए, विच इज अ गुड थिंग। तो 14.5% मार्जिन कंपेयर टू 12% क्वार्टर क्वार्टर और 11% वाई एंड वाई। बिल्कुल, तो इस बार फॉर ए चेंज अच्छे मिड कैप से जहाँ नतीजे मजबूत आते हुए दिखे, और नतीजे मजबूत है लेकिन स्टॉक महंगे हैं। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर रिजल्ट्स बढ़िया हैं लेकिन फिर भी खरीदने में थोड़ा सा हिम्मत का काम है? सर 2 स्टॉक्स महंगे हैं, महंगे रहेंगे, नजारा टेक्नोलॉजीज और सीडीएसएल। नजारा टेक्नोलॉजीज एटलीस्ट अभी 30 करोड़ का एबिटा करने लगा है सर क्वार्टर में, विच इज अ ग्रेट थिंग। मार्जिन 22% के आसपास आने लगे हैं, पहले लॉस करता था, अभी एटलीस्ट ये दिखा रहा है कि मैं प्रॉफिट कर सकता हूं। तो आई थिंक नजारा डिड वेरी वेरी वेल दिस क्वार्टर। एज आई सेड महंगे हैं, महंगे रहेंगे। सीडीएसएल इट हैज बीन ग्रोइंग स्टेडीली सर, बाय एंड बाय तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा। क्वार्टर क्वार्टर आपको 10-12% इस जैसी कंपनी में मिल जाए, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो वो स्टेडीली ग्रोथ आता है और वही आता ही रहेगा, बिकॉज इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है, और 60 टाइम पे ट्रेड करता है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है सीडीएसएल। ओके, तो ये 2 मजबूत नतीजे हैं, लेकिन थोड़े से महंगे, लेकिन कमजोर नतीजों की लिस्ट भी आजकल लंबी बढ़ती जा रही है। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स हैं कमजोर इस वीकेंड पर? सर मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, ये केमिकल्स 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 सब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं, बट नंबर्स इनके नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं। तो आप केमिकल्स में देखिए, पेंट कंपनीज में देखिए, विच इज काइंड ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्री, तो उनमें नंबर्स खराब आ रहे हैं। वेनिथी ऑर्गेनिक्स के नंबर खराब थे सर। अगर आप देखिए तो सेल्स हायर थी, बट मार्जिन का प्रेशर इतना ज्यादा था क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट हायर थी। सेल्स अगर सर 60, अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात करते हैं, 40% ऊपर थी क्वार्टर क्वार्टर, बट उनका एबिटा सर 2% ऊपर था सर। एबिटा मार्जिन आप ये सोचिए सर, 35% था लास्ट क्वार्टर, 42% था वाई ऑन वाई, और वो गिर के नीचे 26% आ गया है। तो 42% से 26% मार्जिन आ गया है, इतना ज्यादा फॉल हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। और सस्ता स्टॉक नहीं है सर। 58 टाइम्स नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स 42 टाइम्स। इवन पीआई इंडस्ट्रीज एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग कि 300 करोड़ का एबिटा आएगा, उसके सामने 250 करोड़ का एबिटा आया, 50 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सर ब्रिटानिया बहुत टाइम से नंबर नहीं दे रहा। आप मैं एक ही नंबर देता हूं उसमें, जो ग्रॉस मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए 300 बेसिस पॉइंट, और एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए मोर देन 500 बेसिस पॉइंट। और ऑफ कोर्स अपने को सबको पता है कि किस तरीके से ये 45 टाइम पे महंगा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो ये सेट ऑफ बास्केट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, केमिकल्स, पेंट, कंसाई के नंबर खराब आए थे, आर नॉट डूइंग वेरी वेल। इवन सर ऑल दिस एनबीएफसीज जो ऑटो सेक्टर के साथ रिलेटेड है ना, चाहे वो चोलामंडलम हुआ, या फिर हमने देखा था वो अपना महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का, इनमें एसेट क्वालिटी का कहीं ना कहीं प्रेशर आ ही रहा है। तो चोलामंडलम का कॉन्टीजेंट प्रोविजन बहुत ज्यादा था, इसलिए ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नीचे आया। और बंधन बैंक सर, अगर आप एम्बिट का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो बोल रहा है कि हम भी द कंपनी इज प्लेइंग विद फायर। अगर आप देखेंगे कि इसमें जो जीएनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स है सर, वो 14.5% हो गया 7% से कंपैरिजन। और ऑफ कोर्स असम, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा इश्यूज रहे हैं, जो इस पे और और प्रॉब्लम देंगे बंधन बैंक को आगे जाके। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अगेन इश्यू सर, इस बार जो प्रोविजन है सर वो 1450 करोड़ हो गया था, लोग सोच रहे थे 650 करोड़ होगा, तो प्रोविजनिंग इतनी बढ़ गई है, इसलिए अर्निंग्स मिस आया। तो और नेट एनपीए भी जो 6.5% था वो बढ़ के 6.9% हो गया। तो अगेन दिस केमिकल्स प्लस एनबीएफसी स्पेस डिडंट डू वेल। यूपीएल ओके सेट ऑफ नंबर्स, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कोई खराब नहीं थे। कंसाई जैसे मैं बोल रहा हूँ सर, मगर 3 क्वार्टर पहले वो 19.5% मार्जिन था, इस बार 13.5% मार्जिन आया है। तो आप देख सकते हो इवन इन पेंट वी आर सीइंग दैट बिग फॉल कमिंग इन 19% से 13.5%। रिलैक्सो डिड वेरी बैड सर, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है चलो ठीक है कोविड का असर हुआ है, बट महंगा स्टॉक है, तो जो 22% मार्जिन करता था कम हो गए 13% रिलैक्सो के हो गए हैं। 160 करोड़ से क्वार्टर क्वार्टर कम हो गए, जो एबिटा है वो 66 करोड़ हो गया है।
और भेल का सर नंबर्स आपके एनालिस्ट ने भी बता दिए कि खराब थे, बट इसमें एक जो जरूरी चीज थी सर कि मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि कोई भी लैंड सेल और लैंड मोनेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि लैंड उनका नहीं है। सो आई थिंक मोर देन द नंबर्स ये चीज ज्यादा बड़ी है कि उन्होंने मैनेजमेंट ने कैटेगोरी डिनाई कर दिया। गोकुलदास के नंबर्स अच्छे नहीं थे सर, ऑनेस्टली केपी और वर्धमान वेल्समैन डिड मच बेटर। गोकुलदास 7.5% मार्जिन से कम होकर 5.5% क्वार्टर हो गया, और एक साल पहले देखेंगे तो आधी मार्जिन हो गया है। सो बहुत सारे नंबर्स है सर, मैं लंबी लाइन है, रोजारी बायोटेक, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सिरका पेंट, इनके नंबर्स कुछ खास नहीं आए थे। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, हमारे लिए रिजल्ट्स का ये पूरा विश्लेषण दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए मुलाकात करते हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, और आइए फोकस करते हैं कुछ लेवल्स पर, कुछ रिजल्ट्स पर जो आए हैं वीकेंड पर। आइए सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, जो आंकड़े दिख रहे हैं थोड़े से उम्मीद से कम आते दिख रहे हैं ऑटो सेल्स की बिक्री के। इनफैक्ट इस बार ऑटो सेल्स की बिक्री बहुत अच्छी आती नहीं दिख रही है जुलाई के महीने की। बंसल जी जरा देखिए चार्ट्स और दीजिए अपनी राय हीरो मोटोकॉर्प पर। सुप्रभात अनिल जी, हीरो मोटोकॉर्प में देखें तो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट अभी नतीजों के बाद ये स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स 2730, 2740, 2730, 2740 एक अहम लेवल्स हैं। तो नतीजों के बाद अनिल जी यहाँ शॉर्टिंग की राय तभी होगी जब ये 2730, 2740 का जो एक सपोर्ट बैंड है इसको तोड़ के इसके नीचे निकले, तभी ये फ्रेश शॉर्टिंग का कैंडिडेट बनेगा, तब एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकडाउन होगा। तो अब यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेवल्स को देखना चाहिए। जिनके पास है 2730, 2740 के सपोर्ट पर नजर रखें, टूटे तो निकलना चाहिए, और फ्रेश शॉर्टिंग भी ये सपोर्ट बैंड टूटने के बाद फ्रेश शॉर्टिंग की भी राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर बंसल जी की राय। सिमी जी गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स पर आप भी अपनी राय दें, इनके भी बिक्री के आंकड़े आए हैं और मंथ ऑन मंथ तो अच्छा रहा है बिक्री का आंकड़ा। साथ ही एन चंद्रशेखरन साहब ने एजीएम पर कुछ जेएलआर में निवेश करने की भी बात करी है। चार्ट्स क्या कह रही है इस समय टाटा मोटर्स की, सिमी जी? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। चार्ट थोड़ा बहुत लो लेवल से थोड़ा बहुत रिकवरी तो शो किया है, पर इसमें जब तक 300-310 का रेंज पार नहीं होता है तब तक इसमें फ्रेश कोई बाइंग का मैं सलाह नहीं दे सकती। चार्ट में वीकनेस है, पर ये मेजर सपोर्ट के आसपास है। 290 से 286 इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है, और ये सपोर्ट अगर दीपांशु क्लोजिंग बेसिस पर टूट जाएगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगा। हो सकता है डिलीवरी पोजीशंस जो भी है सारे निकल जाएगा इसमें से, जो शॉर्ट टर्म का डिलीवरी पोजीशन है इसमें। तो मुझे लगता है कि 310 के ऊपर जाने के बाद ही फ्रेश खरीदारी करना चाहिए, और 290 से 286 का सपोर्ट वॉच करना चाहिए, इससे नीचे स्टॉक वीक हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं टाटा मोटर्स बिक्री के आंकड़े तो अच्छे आए हैं, क्या यहाँ पर स्टॉक को फिर सहारा मिलेगा इस खबर से या नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज के ट्रेड के लिए। सुमित जी गुड मॉर्निंग। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं, चार्ट्स पर क्या राय है सर इस स्टॉक के लिए? गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु स्टॉक के अंदर ओवरऑल मूव तो बढ़िया देखने को मिला है, थोड़ा सा पिछले 5-7 दिनों से साइडवेज मूव और छोटा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिले जिसके अंदर 4-5 रुपए की गिरावट प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक के अंदर नीचे में 60 रुपए 58 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, और 65 रुपए का लेवल जैसे ही ऊपर में टूटेगा तो उसके बाद फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा, और 68 से 70 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक।